नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। सब लोग बढ़िया ही हैं। चलिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। उसमें हमने गॉस लॉ का यूज करके एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था, और हमने गॉस लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किया था, है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज उसी में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इनफाइनाइट वायर के कारण। याद करिए, हम लोग शुरू में कर चुके हैं पहले ही, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो इनफाइनाइट वायर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे। लेकिन वो जनरल निकाले थे, गॉस लॉ का यूज करके नहीं निकाले थे। आज हम लोग गॉस लॉ का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। और रिजल्ट सेम ही आएगा, बस गॉस लॉ का यूज करके उसे निकालना है। तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि गॉस लॉ का यूज करके इनफाइनाइट वायर के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। यूजिंग गॉस लॉ। गॉस प्रमेय से अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिस पर चार्ज जो है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। चूंकि अब इनफाइनाइट वायर है तो हमें चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी याद होगा, लैम्डा लैम्डा कूलम पर मीटर। लैम्डा क्या होता है? चार्ज बाई लेंथ, यही होता है ना। लैम्डा बराबर चार्ज बाई लेंथ, ठीक है। तो अगर चार्ज हमें निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे? लैम्डा इंटू एल, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमें इस इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए कैसे करें, कैसे करेंगे वो बताते हैं। पहले लिख लीजिए 2 लाइन। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर at a distance d मान लीजिए, यहां से d डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्टेंस d फ्रॉम द वायर यूजिंग गॉस लॉ, चाहे गॉस थ्योरम। चलिए हिंदी में लिख लीजिएगा, गॉस प्रमेय का प्रयोग करके हमें एक अनंत तार से d दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आप इस बात को लिख लेंगे। चलिए आगे क्या करते हैं देखिए ध्यान से। हमें गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या क्या इसमें करते हैं। आप चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हैं पॉइंट चार्ज के कारण गॉस लॉ का यूज करके, आप कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किए हैं गॉस लॉ का यूज करके, तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिए। पहले तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। एक गॉसियन सरफेस लेके और जो फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स वो लिखेंगे क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग गॉस लॉ से लिख लेंगे। अच्छा, हम क्या जानते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्या होता है? फ्लक्स। और यहां से इन दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। इस केस में हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां से हम सपोज करते हैं कि एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जिसका रेडियस d है, ये रेडियस d है, ठीक। तो हम लिखेंगे सपोज
there is a cylindrical Gaussian surface of radius d having wire as एक्सिस। ठीक है, हमने क्या माना कि एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस है जिसका एक्सिस ये वायर है और इसका रेडियस डी है। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। माना कि एक बेलनाकार गाउसीय सतह है जिसका त्रिज्या डी तथा अक्ष तार है। ठीक है, चलिए अब हमें गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं इस तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इधर है। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अच्छा, इस यहाँ पे ये जो आपका सिलेंडर है इसके पास दो एरिया है। आप ध्यान से देखें, यही तो सिलेंड्रिकल सरफेस है। इसके पास एक कर्व्ड एरिया है और ये वाला फ्लैट एरिया है। ठीक है, दो एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। तो इस वाले कर्व्ड एरिया का हम डायरेक्शन देखें, इसका एरिया वेक्टर किधर है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। तो कर्व्ड वाले में एरिया वेक्टर भी इधर ही है। ठीक है, इसको हम AC लिख देते हैं, कर्व्ड एरिया कर्व। अच्छा, ये वाला जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? हम जानते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला कर्व है तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हो गया, और इसका किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो इसका इधर जाएगा, इधर एरिया वेक्टर। इसको हम लिखते हैं AF, फ्लैट कर्व। ठीक है, अब हम यूज करते हैं वी नो फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी, ये जानते हैं, एंड फाई बराबर आल्सो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी जानते हैं। हाँ भाई, दोनों जानते हैं। तो दोनों तो फाई है, तो यहां से हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये डीए तो दो टाइप का है, एक कर्व्ड है और एक फ्लैट है। तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ई डीए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी ए फ्लैट प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कर्व्ड बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया ऐसे ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है। इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ई डी एफ कॉस 90 प्लस, चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ई डी ए सी, यहाँ पे एंगल देखिए, AC और E के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? कॉस 0 बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये सारा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। ये सारा टर्म 0 हो गया। बचा कौन? ये इंटीग्रेशन E डी ए कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन E डी ए सी बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, ई इंटू ए एक्चुअली AC है,
कर्व्ड सरफेस का एरिया, कर्व्ड एरिया ये वाला, तो ये एरिया कितना होता है 2πr_l, ठीक है 2πr_l लेंथ। तो मान लीजिए कि इसका लेंथ जो है वो l है सपोज करिए, तो क्या होगा E एरिया कितना होगा 2π, r के जगह पे क्या है d और l बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और q इन के बारे में थोड़ा सा देखिए, q इन वो चार्ज है जो इस सरफेस के भीतर है, तो इसका जो ये वायर का कितना लेंथ अंदर में है l लेंथ, और चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, तो q इन जो होगा क्या लैम्डा इंटू एल होगा, बिल्कुल लैम्डा इंटू एल होगा। तो E इंटू 2πd_l बराबर q इन के जगह पर रखिए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए लैम्डा से एल शहीद हो जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा E बराबर देखिए E बराबर क्या आ गया, इसको नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2πd एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया, और हम चाहे तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए, लैम्डा बाई 2πd एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे 2 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए 2 लैम्डा बाई 2 इंटू 2 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ध्यान से देखिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं के लिखते हैं, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे के, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई नीचे क्या बचेगा डी, तो जो ई का वैल्यू आया है वो क्या हुआ 2k लैम्डा बाई डी। अब आप पीछे जाके देखिए इनफाइनाइट वायर के कारण यही आया था, ठीक है। तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अगर हम मान लीजिए कि सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण निकालेंगे तो सेम यही आएगा, एल लेंथ का एक सिलेंडर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण निकालेंगे तो भी यही आएगा। अच्छा अगर हम फाइनाइट लेंथ वाले वायर के कारण निकालेंगे तो भी यही आएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में तो होता नहीं है। आप फाइनाइट लेंथ का भी लेंगे, सिलेंडर एल लेंथ का लेंगे तो यही आएगा आंसर, करके देखिएगा गॉस लॉ से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो हम लोग जनरल कैलकुलेट किए थे तो वो अलग आया था, इनफाइनाइट वायर के लिए ये आया था, लेकिन सेमी इनफाइनाइट या फिर किसी फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए ये नहीं आया था। तो यहाँ पे गॉस लॉ से क्यों सेम आ जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब जिस चीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो हाईली सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक कहने का मतलब कि वो हर तरफ सेम हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बता रहा हूं आपको, अगर मैं एक वायर ले लूं इतना बड़ा, बस लेंथ यही है, और मैं सिलेंडर ले लूं ये, तो ध्यान से देखिए इस तरफ इतना लेंथ बच रहा है, इस तरफ इतना लेंथ बच रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमेट्रिक का मतलब हर तरफ सेम होना चाहिए। अच्छा इनफाइनाइट ले रहे थे, इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, तो तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है वो कैसा हो, हाईली सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, तो क्या इस केस में गॉस लॉ वैलिड नहीं है, क्या गॉस लॉ मान्य नहीं है, मान्य है। गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी गॉस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं जब हाईली सिमेट्रिक केस हो, ठीक है। तो इस बात को आप नोट में लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, तो हाँ वैलिड है, लेकिन क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस लॉ का यूज करके, तो नहीं। लिखिए नोट में, गॉस लॉ is valid everywhere but electric field can be calculated using
गॉस लॉ इन हाईली सिमेट्रिक केसेज। ठीक है, लिखिएगा गॉस प्रमेय हर जगह मान्य है, परंतु हम गॉस प्रमेय का प्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र केवल सिमेट्रिक का हिंदी होता है सममित स्थिति में ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो हम लोगों ने वायर लिया था, ठीक है, ये वायर लिया था, तो वायर जो होगा उसका कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। हम लोग जो कैलकुलेट अभी किए हैं वो थीन वायर लेकर हम मान सकते हैं कि थीन वायर के कारण जो कैलकुलेट किए वो कुछ ऐसा था। थीन मतलब पतला। अगर अपन बात करें कि वायर के पास कुछ थिकनेस हो, कुछ मोटा हो वायर, ठीक है, यानी कि मैं इस वायर को ऐसा कुछ जूम कर देता हूं, वायर ऐसे हो, ठीक है, वायर मोटा है और ये इनफाइनाइट ये भी है, ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ये एक्सिस हो गया इसका, इस वायर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें दो केस हो सकता है कि एक इस वायर के अंदर यानी कि किसी इस पॉइंट पे, ठीक है, और एक केस ये हो सकता है कि वायर के बाहर, ठीक है, वायर के बाहर। तो जब वायर के बाहर जाएंगे तो सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो इस तरह का होगा। तो यहाँ पे तो सेम वही आ गया, ये सारा का सारा वायर कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो पहले वाला केस जो हम लोग पढ़े थे वही आ जाएगा, कितना, 2k लैम्डा बाई डी आएगा। बाहर वाले केस में सेम आएगा, लेकिन अंदर वाले केस में अंतर पड़ेगा। अच्छा, इस वाले केस में भी जब वायर का कुछ मोटाई हो तो इस वाले केस में दो तरह का वायर हो सकता है, एक हॉलो वायर हो सकता है और एक सॉलिड वायर हो सकता है। एक खोखला वायर हो सकता है और एक सॉलिड ठोस वायर हो सकता है, खोखला सॉलिड हो सकता है, एक हॉलो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड in due to infinite hollow wire using Gauss law। हॉलो वाला ले रहे हैं, ठीक है, गॉस लॉ का प्रयोग करके खोखले अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें यह आपका खोखला वायर हो गया, ठीक, यह आपका खोखला वायर। ठीक है, अब इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसमें दो केस हो सकता है। केस वन पहले लिख लीजिए, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, कुछ ले लीजिए, d फ्रॉम इट्स एक्सिस। ठीक है, हमें अक्ष से d दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो d दो तरह से हो सकता है, d एक तो बाहर हो सकता है और एक d अंदर भी हो सकता है। तो दो केस हमें लेना है, एक अंदर के लिए और एक बाहर के लिए। मान लीजिए कि इसका जो वायर है वो रेडियस r है, ठीक है, रेडियस ऑफ वायर बराबर r। ठीक, तो हमें अंदर भी लेना है बाहर भी। तो आइए, केस वन, ये जो d आपने लिया है वो d लेस देन r, यानी कि ये अंदर ही, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो फिर से वही लेंगे। सपोज ए गॉसियन
सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस डी। ठीक है, डी त्रिज्या का एक गॉसियन सतह माने। तो मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, डी। अब आइए, अब हम लोग फिर से वही क्या लिखेंगे, ई डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्यू इन कितना होगा इस पे पहले चर्चा करिए। ये जो आपका सिलेंडर है वो हॉलो है, खोखला है, मतलब सिलेंडर कुछ आपका इस तरह का है। मान लीजिए कि सिलेंडर ऐसा है, ठीक ऐसा। तो जो सिलेंडर को चार्ज देंगे वो तो सरफेस पे है, और गॉसियन सरफेस हमारा इसके अंदर है। तो गॉसियन सरफेस अंदर है और चार्ज इधर बाहर बाहर है। तो अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जीरो। तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, जीरो। तो क्यू इन कितना हो गया, जीरो। तो यहां से ई ए बराबर क्या आया, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जीरो। इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा भाई, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब गॉसियन सरफेस, जब वायर आपका हॉलो है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या बात समझ में आया। तो क्यों जीरो हुआ, क्योंकि क्यू इन जीरो है। ठीक है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। चलिए ध्यान दीजिए, अब लेंगे केस टू बाहर वाला। केस टू क्या लेंगे, डी ग्रेटर देन आर। तो भाई साहब बाहर वाले केस में जो सेम आपने पिछला वाला किया, ठीक है, पिछला वाला जो केस हमने किया है वही सेम होगा, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाहर वाला में यही होगा। तो क्या लिखेंगे, ई बराबर 2k लैम्डा बाई डी। ठीक है, 2k लैम्डा बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी में, तो ध्यान से देखिए, ये जब डी का वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कब तक, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जब तक आर का वैल्यू डी ना हो जाए, यानी डी बराबर आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। अब इसके बाद देखिए, जब डी ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक है, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 2k लैम्डा बाई डी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है। यानी कि डी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी डी बराबर आर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, हाँ मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कहीं इधर आएगा, ले लीजिए ऐसे। उसके बाद में घटेगा, हाँ घटेगा, तो ऐसे। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। हमसे ग्राफ भी पूछ लेता है कई बार, तो हमें ग्राफ बनाने आना चाहिए, या फिर ग्राफ देके आपसे पूछ ले कि किस तरह का इलेक्ट्रिक किस चीज का है, तो आप बता देंगे कि हॉलो सिलिंड्रिकल वायर का है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के कारण कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड वायर, सॉलिड। ठीक है, गॉस प्रमेय का प्रयोग करके ठोस अनंत तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, फिर से भाई, ये जो सिलिंड्रिकल वायर है वो इनफाइनाइट तो है, इनफाइनाइट तो है, ठीक है, इसका रेडियस आर भी है, लेकिन ये सॉलिड है। सॉलिड है तो इसका हम लोग सरफेस चार्ज, इसका जो हम लोग चार्ज डेंसिटी लेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे।
ये हम ले लेते हैं रो कूलम पर मीटर क्यूब। ये आपको चार्ज डेंसिटी, तो हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसका कितना, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो में पाई आर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लैम्डा आ जाता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लैम्डा बराबर क्या होता है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या लिख लेंगे, पहले मान लीजिए कि हमें डी डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance d from the axis of wire, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा, हमें तार के अक्ष से d दूरी पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो d देखिए, d हो सकता है कि यहां से अक्ष से d यहां तक हो, मतलब इस वायर के बाहर तक हो सकता है कि d अंदर ही छोटा हो, तो इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो पहले हम लोग लिखते हैं इनसाइड द वायर, ठीक है। इनसाइड द वायर क्या होगा, d लेस देन, इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R, तो ये रेडियस R से छोटा है। तब चलिए गॉसियन सरफेस लेते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ये रहा, जिसका रेडियस कितना है, d है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, सपोज there is a Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, Gaussian surface of the radius d, Gaussian surface जिसका रेडियस कितना है, d। अच्छा, अब q इन बराबर तो हम क्या जानते हैं, लैम्डा इंटू डी, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा कितना है आपका, लैम्डा है रो पाई आर स्क्वायर। तो अब चूंकि हमें चार्ज पूरे का नहीं लेना है, अंदर बस इसके अंदर का लेना है, तो अब इसका रेडियस कितना है, डी। तो रो पाई डी स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू एल, और इसका लेंथ मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, इसका लेंथ क्या है, एल, एल इंटू एल, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या है भाई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से देखिए, यहाँ पे दो तरह का सरफेस एरिया आएगा, एक कर्व्ड है और एक फ्लैट है। तो फ्लैट एरिया का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ए एफ है, इधर है ए सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हम फिर से क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ई डी एफ कॉस कितना, 90 डिग्री, चूंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए सी कॉस कितना, 0 डिग्री बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कॉस 90 जीरो होता है, तो इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये ए सी कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए सी बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, डी ए सी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए सी, यानी कि ई इंटू ए सी बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, बोलिए तो 2 पाई आर इंटू एल। तो 2 पाई आर का जगह पे क्या है, डी, इंटू 2 पाई डी, लेंथ की जगह क्या है, एल, बराबर क्यू इन का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, रो पाई डी स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई शहीद हुआ, एल से एल शहीद हुआ, इधर एक डी है, इधर 2 डी है, एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो इस 2 को इधर भेजिए, तो ई बराबर क्या आया, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किधर आया, अंदर आया, केस 2 ले लेंगे हम लोग, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। केस 2 लेते हैं, केस 2 में आउटसाइड द स्फीयर, सॉरी आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द
वायर, यानी कि जो डी है वो ग्रेटर देन आर होगा, यानी कि ये वाला जो गॉसियन सरफेस है किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये आप लोग खुद से करेंगे तब क्यू इन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सीधे सीधे लैम्डा इंटू एल ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पहले वाला में हम लोग किए थे सीधे इनफाइनाइट वायर के लिए जो किए थे वही आएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ई बराबर 2k लैम्डा बाई डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच। ध्यान से देखिए इस वाले केस में, पहले अंदर वाले केस में, तो जब डी का वैल्यू 0 है यानी एक्सिस पे, तो डी का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से देखिए डी जैसे जैसे बढ़ेगा ये सारा चीज कांस्टेंट है, तो ई प्रोपोर्शनल टू डी, यानी ई बढ़ा तो डी भी बढ़ा, यानी कि ग्राफ कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। कब तक, जब डी का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर। जब डी का वैल्यू कैपिटल आर हो गया तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आर रख दीजिए, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जैसे जैसे अब इस वाले केस में आ जाएंगे, आउटसाइड जाएगा। अब जैसे डी बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो ध्यान से देखिए ये सारा चीज कांस्टेंट है, नीचे में क्या है, डी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पीछे वाला में ग्राफ हम लोग देखे थे कैसा आएगा, ऐसा आता है। ये इनफाइनाइट पे जाके कितना हो जाएगा, 0। तो ये हुआ ग्राफ सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हमने इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा, ठीक है। इसमें हमने सारा केस लिया, हॉलो इनफाइनाइट वायर हो तो क्या होगा, सॉलिड इनफाइनाइट वायर हो तो क्या होगा, अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर में कितना होगा, थिन वायर होगा तो क्या होगा, सब हम लोगों ने करा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट शीट के कारण, ये भी हम लोगों ने करा था, तो अब गॉस लॉ का यूज करके करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। हिंदी में आप लिखेंगे गॉस प्रमेय का प्रयोग करके अनंत चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। मान लीजिए इनफाइनाइट शीट आपका इस तरह का है, ठीक है। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये आपका शीट है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है। हमें शीट से डी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए शीट इस तरह का है, तो इस शीट को हम लोग ऐसे रखें और यहाँ से डी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ऐसे हम फिगर बना नहीं सकते हैं तो इसको वैसे थोड़ा सा करके बना लिए, आप समझिए ये वाला इस तरह से, ठीक। और हमें डी दूरी पे निकालना, तो इसमें भी हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, सिलिंड्रिकल कुछ इस तरह का, देखिए ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक है। और इस गॉसियन इस सिलेंडर का ये वाला सरफेस एरिया हम ए मानते हैं। चलिए मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल सरफेस है गॉसियन, ये ऐसे, जिसका एरिया ए है, ठीक है। तो इस वाले सरफेस देखिए ये आपका इनफाइनाइट शीट है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। और आप ध्यान से देखिए तो जो इसमें भी दो तरह का सरफेस आएगा, एक फ्लैट और एक कर्व। तो कर्व्ड सरफेस ये है, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया किधर है, ऊपर की तरफ। तो देखिए कर्व्ड सरफेस का एरिया जो आएगा वो किधर होगा, इधर। तो इसको ए सी लिख देते हैं और इसको हम लिखते हैं ए एफ। इधर देखिए ए एफ। अच्छा इस तरह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और फ्लैट सरफेस का एरिया इधर ही है, हाँ। तो इधर ए एफ है, तो हमारा दो एरिया वेक्टर इसमें आया। और इधर देखिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों तरफ एरिया वेक्टर। और कर्व्ड ऐसे है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके बीच में एंगल कितना,
90 डिग्री। फिर से हम लोग वही लिखेंगे, क्यू इन अगर हम लिखना चाहें तो क्यू इन क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, सिर्फ यहीं पे ना चार्ज है आपका, चार्ज इतना ही में तो है। देखिए अंदर वाला चार्ज, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सीट है, ये हमने सिलेंडर घुसाया, तो सिर्फ ये वाला इतना ही दूर में ना, इस वाला सिलेंडर में चार्ज कितना दूर में रहेगा, इतना ही दूर में, यानी कि इस यहीं पे चार्ज रहेगा सिलेंडर में। तो क्यू इन कितना होगा बोलिए, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो हम जानते हैं फिर से वही बात, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही बात, इंटीग्रेशन ई डी एफ प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए सी बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इंटीग्रेशन ई, अब फ्लैट वाला कितना एरिया है, 2 एरिया है, तो इसलिए अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि या फिर आप चाहे तो प्लस करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट वाला कितना है, 2 है, तो इंटीग्रेशन ई डी ए एफ। ठीक है, क्योंकि फ्लैट वाला कितना सरफेस है, 2, तो इसके लिए भी और इसके लिए भी, और दोनों का एंगल ई और ए एफ में कितना है, 0 है, तो दोनों का हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 ई ए एफ कॉस कितना 0 डिग्री प्लस ई ए सी डी ए सी कॉस 90 डिग्री बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, फिर से 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 ई ए एफ तो आपका ए है बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे, 2 ई ए बराबर क्यू इन कितना है, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसी का यूज करेंगे। कैपेसिटर कुछ नहीं होता है, बस कैपेसिटर में 2 इनफाइनाइट प्लेट रहते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। एक और चीज इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, हालांकि बोर्ड में आपके नहीं है, बोर्ड में बस ये है, बोर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांस के लिए आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट सीट। ठीक है, इनफाइनाइट सीट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये इनफाइनाइट सीट है आपका, और इसका कुछ तो थिकनेस होगा, तो उस थिकनेस के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अपन मानते हैं कि जो इनफाइनाइट सीट है वो इस तरह से है, और इसका चौड़ाई कुछ इस तरह, मतलब अंदर की तरफ है, चौड़ाई मान लेते हैं ये है। ठीक है, इसका चौड़ाई मान लिया हम कुछ डी ले लीजिए। ठीक है, ये थिकनेस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रीजन में। अब ध्यान से देखिए, फिर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लूं, ये गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस, इसका एरिया क्या है, ए ले लीजिए। ठीक, अब और इसका चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं रो कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, फिर से गॉस लॉ यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, इसमें भी फ्लैट सरफेस होगा और कर्व्ड सरफेस होगा। तो देखिए ध्यान से, कर्व्ड सरफेस इधर ए सी, और ये क्या है, ए एफ को हमने ए माना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व सरफेस के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, तो उसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे आइए, फिर से हम क्या लिख लेंगे, 2e इंटू ए, सेम आएगा, क्योंकि फ्लैट वाला 2 है, इधर भी और इधर भी। अच्छा, क्यू इन, रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम देखिए तो इसका एरिया कितना है, ए, और इसका मान लीजिए कि ये लेंथ हमने लिया एल। ठीक है, यहाँ से
एक काम कीजिए, ऐसे ले लेते हैं, ये आपका एक्सिस, और एक्सिस से मान लीजिए कि हमें ये वाला डिस्टेंस डी मत लीजिए, हटाइए, डी डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है, एक्सिस से डी डिस्टेंस पे। अगर चाहे तो आप लिख लेंगे वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम मिड पॉइंट, लिख सकते फ्रॉम एक्सिस प्लेन, एक्सियल प्लेन लिखिए, एक प्लेन आएगा ना जो एक्सिस एक्सियल होगा, एक्सिस से पास करेगा, एक्सियल प्लेन से डी डिस्टेंस पे, तो डी इधर भी और डी इधर भी। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, एरिया कितना है a, और डिस्टेंस कितना है 2d, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो एरिया a इंटू 2d, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू 2d बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा कितना रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एडवांस है, बोर्ड में नहीं पूछेगा, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड वाले लोग। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेल के कारण, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं सेल के कारण। सेल क्या होता है, सेल यानी कि हॉलो स्फीयर, खोखला गोला, खोखले गोले को हम लोग सेल बोलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में है, बोर्ड में है, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी में है, बोर्ड में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल, ठीक है, और हॉलो स्फीयर, हिंदी में लिखिएगा यूजिंग गॉस लॉ, हिंदी में आप लोग लिखिएगा गॉस प्रमेय का प्रयोग करके खोखले गोले अथवा सेल के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, सेल, खोखले गोले को हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये इस तरह खोखला है, यानी कि इसमें वॉल्यूम, ये वाला अंदर खाली है, कुछ भी नहीं है, जो भी है सो सरफेस ही है सिर्फ, तो जो भी चार्ज होगा इसके कहाँ पे होगा सरफेस पे होगा, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ही करेंगे, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका सेंटर से हमें मान लीजिए कि कुछ आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर है, हमें आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल at a distance r from the center, ठीक है, हमें हिंदी लिखेगा, हमें सेल के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें भी दो केस हो सकता है, ये r या तो छोटा हो सकता है, कैपिटल R से अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है। तो पहला केस 1, ये स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पे निकालना है। फिर से वही बात हम लोग क्या करेंगे, सपोज ए गॉसियन, कैसा सरफेस ले गॉसियन यहाँ पे बोलिए, अब देख के लगता है कि स्फेयर है तो स्फेरिकल ही लेना पड़ेगा, गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन, सपोज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है, तो आर रेडियस का, अब आप लोग फिगर अलग बनाइएगा, फिर से यहाँ पे एक फिगर बनाइएगा, बना देता हूँ, क्वेश्चन का तो फिगर शुरू में जो बनाए थे बनाइएगा। यहाँ पे देखिए इसका रेडियस क्या है आर है, हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना होगा स्मॉल आर, ठीक है, तो फिर से क्या लिखेंगे बोलिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ
गॉस लॉ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए खोखला गोला है, ये खोखला गोला है तो अंदर में कुछ भी चार्ज होगा ही नहीं, तो इसलिए क्यू इन कितना, जीरो, तो क्यू इन हो गया जीरो। अब तो फिर से क्या लिखेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो ई इंटू ए बराबर जीरो, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन तो जीरो है तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो ही आएगा, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो हॉलो स्फीयर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब केस टू हम लोग क्या लेंगे, आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, केस टू आप इतना नोट कर लेंगे, स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर केस टू लिखिएगा। ठीक है, आर ग्रेटर देन आर। अब हम लोग स्फेरिकल सरफेस फिर से वही वही ये तो रह जाएगा, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस कितना होगा, आर, छोटा आर, लेकिन ये छोटा आर बड़े आर से बड़ा होगा। ये देखिए, ठीक है, आइए गॉसियन सरफेस लेते हैं आर रेडियस का, जो कि कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्यू इन बोलिए, तो अब क्यू इन बोलिए। अब यार जितना ये स्फीयर पे चार्ज था वो सारा का सारा तो अंदर ही रह गया। ठीक है, टोटल चार्ज कहाँ रह गया, अंदर रह गया। तो अब टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज हम लोग क्यू इन, मान लीजिए कि इस पे इसका क्या लिए थे, सिग्मा, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं चार्ज क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज जो हमने दिया वो कितना था, क्यू था मान लीजिए, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल चार्ज हमने इस सरफेस पे कितना दिया, क्यू, तो टोटल चार्ज हम लोग कितना मान लिए, क्यू से मान लिए कि इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू। सिग्मा भी दे सकता है, क्यू भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू दे दे तो सिग्मा भी निकाल सकते हैं और सिग्मा दे दे तो क्यू भी निकाल सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्यू इन तो ये हो गया। अच्छा भाई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अच्छा इसका एरिया देखिए, तो एरिया इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होगा, और एरिया वेक्टर भी इस वाले का कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना है, जीरो, तो ई डी ए कॉस जीरो, यानी कि ई डी ए, और ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा, इसलिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए को हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, ई ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे, ई और एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इन कितना है, बड़ा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे बोलिए, तो ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो के होता है, तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा यार याद करिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड द स्फीयर, बाहर। ठीक है, अब यार इनसाइड स्फीयर तो जीरो है, आउटसाइड स्फीयर क्या है, आर। अच्छा एक चीज हमें समझ में आया, अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज क्यू रखते हैं और इससे आर डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या लिखते हैं आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यार सीधा सीधा अगर मैं समझ लूं कि अगर हमारे पास स्फीयर है, ठीक है स्फीयर है, और स्फीयर के बाहर किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को याद रखिएगा कि अगर स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है उस स्फीयर के बाहर, तो स्फीयर का जो टोटल चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज मान के इसके सेंटर पे रख सकते हैं, और जितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है उतना डिस्टेंस पे सेंटर से डिस्टेंस लेके के क्यू बाई आर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको बोलेगा कि बोलेगा कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इस पे चार्ज है 10 कूलम, 4 मीटर ले लीजिए, 4 मीटर रेडियस है और चार्ज है 10 कूलम, और आप 8 मीटर पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या करेंगे कि क्यू लिखेंगे 10 कूलम बाई आर स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर कर लेंगे, बस बात खत्म, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए कि 4 मीटर का बोलेगा कि 2 मीटर पे बताइए, 3 मीटर पे बताइए, तो जीरो। अगर हॉलो है तो, सॉलिड है तो क्या होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, पहले हॉलो के बारे में हमें ये काम करना है। ठीक है,
तो सॉलिड वाला आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे और सॉलिड वाला भी उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट करिए और एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सारा क्वेश्चन आप करिए, जो भी डाउट होता है वो मेरे से आप पूछिए, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में भी हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में आपको परेशानी आई हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर आपको पता ही है, या फिर नहीं पता है तो फिर से नोट कर लीजिए। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप क्लियर करेंगे। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही नहीं, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज पढ़े हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, हमने एडवांस लेवल तक पढ़े हैं। तो जो भी आपको दिक्कत हो वो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।